हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मास्टर क्लासेस। और अभी तक अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको देख लो। चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें हम बिजनेस जो है वो पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कॉमर्स के बारे में। ओके, तो बच्चों जो बिजनेस था उसमें इंडस्ट्री में हमने लास्ट, अगर आपने देखा होगा कि टर्शरी इंडस्ट्रीज जो है वो हमने देखी थी। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें जो कॉमर्स आगे हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम टर्शरी इंडस्ट्रीज जो है वो कवर करने वाले हैं। ओके, तो आज हम वही टॉपिक कॉमर्स का करने वाले हैं कंप्लीट। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, आपको चैप्टर पूरा क्लियर होने वाला है आज, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो करते हैं शुरू आज की वीडियो। कॉमर्स में बच्चों सबसे पहले हमारा जो कॉमर्स है वो ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में डिवाइडेड है, जिसमें ट्रेड में आपको पता ही है, ट्रेड बहुत सिंपल है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो वो ट्रेड होता है और ये हमारा एज सच अभी फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। तो हमारा मेन जो इसमें कॉमर्स का कौन सा पार्ट है आपके चैप्टर में, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और ये हमारा किस में कवर होता है, टर्शरी इंडस्ट्रीज में। ओके, तो टर्शरी इंडस्ट्रीज में मैंने आपको बच्चों बता दिया था कि एक्टिविटीज जो भी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए जो सर्विसेज चाहिए होती हैं वो किस में आती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती है। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों वो आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे बच्चों आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या करता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस जो है वो रिमूव करता है। ओके, तो ये हिंड्रेंसेस का मतलब क्या होता है मैम, ये तो आपने बताया नहीं। तो हिंड्रेंसेस जो है बच्चों वो होता है ट्रेड में जब कुछ रुकावटें आती हैं तो उन रुकावटों से निपटने के लिए हम कुछ सॉल्यूशंस जो ढूंढते हैं, वो सॉल्यूशंस हमें कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कराती है वो हम यहाँ पे सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो किसका हिंड्रेंस रिमूव करती है, प्लेस का। अब आपको बता देती हूँ कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आपको वैसे पता होगा नॉर्मली भी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि अगर एक प्लेस पे जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसकी रीच पूरी इंडिया में अगर हमें फैलानी है, पूरी रीच पूरे कस्टमर्स को, पूरे कंज्यूमर्स को वहां तक पहुंचाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और साथ ही साथ आज की डेट में कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है। आजकल आप एक कॉल पे कम्युनिकेशन जो है वो कर लेते हो, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है आजकल। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस और बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इंश्योरेंस अलग पार्ट है बच्चों, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, देखो बच्चों आज की डेट में अगर हम कोई अच्छा बड़ा बिजनेस करते हैं तो हम इंडिविजुअल्स जो हैं इतना सारा मनी, इतनी सारी कैपिटल जो है वो अकेले अरेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, बैंक वगैरह से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन एंड ऑल लेते हैं। तो वो लोन की फैसिलिटीज हैं या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसको आप कह सकते हो, या फिर क्रेडिट फैसिलिटी आप उसको कह सकते हो। तो वो हम सब बैंक से आजकल अरेंज कर लेते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज का भी अगर आपने देखा होगा तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी प्रमोटर्स को हेल्प करते हैं कैपिटल को अरेंज करने में। ओके, तो यहाँ पे ये जो हिंड्रेंस है कैपिटल की वो रिमूव हो जाती है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इंश्योरेंस। तो आज की डेट में इंश्योरेंस जो है लाइफ को लेके भी आपको पता होगा, कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। इंश्योरेंस एजेंसीज जो है काफी हेल्प करती हैं लोगों की, ठीक है। अगर फैमिली में कभी अचानक से कुछ किसी को हो जाता है तो उसकी जो फैमिली है उसको इंश्योरेंस के पैसे जो है वो मिल जाते हैं। ओके, तो आगे हम आते हैं, इंश्योरेंस जो है वो भी हमारा रिस्क कवर करती है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंश्योरेंस जो है वो कैसे हेल्प करती है, जैसे आपका लॉस हो जाता है, अचानक से थेफ्ट हो जाती है, या लॉस बाय फायर हो जाता है, या लॉस इन ट्रांजिट भी हो जाता है कई बार बच्चों। जैसे कि अगर आपने यहाँ से ट्रक भेजा दिल्ली से मुंबई के लिए और वहां पे मुंबई में फ्लड आ रहा था, जैसा कि आता रहता है आपको पता होगा, तो वहां पे फ्लड में आपका जो माल था वो सारा का सारा खराब हो गया, सारा स्पॉइल हो गया। तो वो इंश्योरेंस कवर जो है वो कई बार कुछ कुछ केसेस में, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बहुत सारी, आपको पता होगा टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा होती हैं। तो वो इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाता है हमें, रिस्क जो है वो कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। ओके, तो उसमें जो लॉस बाय डैमेज है वो आपको मिल जाता है, कवर हो जाता है। और उसके बदले में आप क्या करते हो, प्रीमियम पे करते हो। प्रीमियम जो है वो स्मॉल अमाउंट होता है जो आप
मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे वो आप पे करते हो और कुछ प्रीमियम के साथ आपका काफी सारा रिस्क जो है वो कवर हो जाता है, तो आप प्रोटेक्टेड फील करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस। आज की डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका बनता है, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि आप जो भी चीजें खरीदते हो वो एडवर्टीजमेंट से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हो और फिर वो चीजें जो है वो खरीदते हो। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारा जो कौन सा हिंड्रेंस जो है वो रिमूव करता है बच्चों, वो करता है इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर। अब आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है आपको पता होगा वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत जल्दी पहुंचती है, तो आप वैसे भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हो और आपकी सेल भी इनफैक्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो 12th क्लास में भी आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में इसका ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। तो बच्चों वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी मैंने बताया था कि अगर आप कहीं जैसे जो प्लेस की रिमूवल जो है वो तो ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन अगर उस प्लेस पर जाकर आपको उस जो सामान को स्टोर करके रखना भी है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी सड़क पर तो अपना माल जो है वो फेंक नहीं दोगे ना, आप कहीं पे उसको स्टोर करोगे। वेयर हाउस होगा आपका जहां पे उसको प्रॉपर्ली उसको स्टोर करके रखोगे, क्योंकि एकदम से आपका सारा सामान जो है वो बिकेगा नहीं। ठीक है, सेल नहीं होता। तो क्या होता है, ये इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ये क्या करता है, टाइम का जो हिंड्रेंस है उसको रिमूव करता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, एमसीक्यू आपका इसमें पक्का आ जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज जो है वो क्या करता है, टाइम की हिंड्रेंस को रिमूव कर देता है। ओके, क्योंकि एकदम से टाइमली आपका जो माल है वो नहीं बिकता, कुछ टाइम के लिए आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं पैकेजिंग पे। पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पैकेजिंग भी आपको स्टोरेज और वेयर हाउसिंग में ही आ गया। ठीक है, और पैकेजिंग साथ में एडवर्टीजमेंट में छोटा सा पार्ट आ जाता है। कैसे कि एडवर्टीजमेंट जो है अगर वो अच्छी पैकेजिंग होगी तो उसका एडवर्टीजमेंट भी साथ साथ हो जाएगा। ओके गाइज, तो इसके बाद हमारा जो कॉमर्स है वो टॉपिक जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, वो हम पढ़ेंगे। साथ में कॉमर्स के लिए थोड़ा सा मैंने इलाबोरेट कर दिया था कि कॉमर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसमें गुड्स का फ्री फ्लो हो जाता है, साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कंज्यूमर्स तक भेजने के लिए ये क्या करता है, लिंक जो है वो प्रोवाइड करता है। और ये हमने सारा पढ़ लिया कि ये क्या करता है, हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है। तो आगे बच्चों हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस के वो क्या होते हैं। ओके, यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है। हाँ जी गाइस, तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। अब हमारा चैप्टर जो है वो बिल्कुल एंडिंग की तरफ है। ठीक है, तो हमारे जो बिजनेस है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम किस उद्देश्य से बिजनेस को कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट स्टैंडिंग। ओके, तो मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए मार्केट में अपनी जगह बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एक गुडविल होती है किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस की, जो उसको उसकी सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, तो मार्केट में डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाना, एक अलग पहचान बनाना जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इसमें आ जाता है, मार्केट स्टैंडिंग। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा इनोवेशन। तो इनोवेशन का मीनिंग आपको पता होगा कि न्यू आइडियाज जो है वो मार्केट में लेकर आना, जनरेट करना। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि नए नए प्रोडक्ट्स को सिर्फ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। न्यू प्रोडक्ट तो हम हर रोज ही प्रोड्यूस कर ही रहे होंगे, मैन्युफैक्चर तो कर ही रहे होंगे, मैन्युफैक्चर नहीं, यहाँ पे न्यू आइडियाज वो लेकर आए हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं। कुछ ऐसा आइडिया जो है वो लेकर आए हो अगर आप, तो उसको वी विल कॉल इनोवेशन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्टिविटी। अब देखो, अगर आपका एक बिजनेस है तो उसमें जो आपका आउटपुट निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू नहीं है, कुछ उसका आउटपुट नहीं नजर आ रहा, तो आपका बिजनेस करना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज।
हमारे बिजनेस का जो एक मोटिव होता है वो क्या होता है कि हम अपने बिजनेस में रिसोर्सेज को लेकर आए, ठीक है। बिजनेस जो है वो रिसोर्सेज को जनरेट करे, ठीक है। वो कैसे होगा? फिजिकली, मतलब जैसे प्लांट्स एंड मशीनरीज। अब यहाँ पे प्लांट्स जो है वो पौधे नहीं है बच्चों, यहाँ पे प्लांट्स जो है वो क्या है? मशीनरी को ही हम प्लांट्स भी कहते हैं। और आगे आप देखोगे अकाउंट्स में भी प्लांट एंड मशीनरी बहुत जगह एज अ एसेट जो है वो यूज होगा, ठीक है। ये हमारी एसेट्स होती हैं बेसिकली हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में जो हम मशीन्स यूज कर रहे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे वाटर प्लांट वगैरह होता है, ठीक है। तो वो हम फिजिकल रिसोर्सेज में लेकर आते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं हमारे फंड्स, ठीक है। तो हमारी जो बिजनेस का मेन मोटिव है वो क्या होता है? फंड्स को क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्निंग प्रॉफिट्स। अब ये तो आपको जी पता ही है क्यों, अगर जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं वो किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए ही तो करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहिए, ग्रोथ चाहिए अपने बिजनेस में, तो हमें प्रॉफिट जो है वो अर्न करने ही करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है लास्ट हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। बच्चों देखो, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो समाज है, उसकी तरफ भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। तो हम सोशली डिजायरेबल मैनर में अगर हम काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। रिवर के सामने हमारी कोई बिजनेस है, हमारा कोई फैक्ट्री है, तो हम पानी को गंदा किए जा रहे हैं, वहां पे गंद फेंके जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। या फिर हमारी कोई फैक्ट्री है जो स्मोक जनरेट करती है बहुत ज्यादा, तो हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं या नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, तो वो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी उसमें डिस्ट्रैक्ट हो रही है, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सोसाइटी और एनवायरनमेंट की तरफ हमारे कुछ फर्ज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको भी हमने जरूर पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा, मैंने बताया था आपको रिस्क के बारे में, ठीक है। जो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें हमने पढ़ा था कि रिस्क जो है वो बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। मैंने बताया था आपको उसमें, उस वीडियो में, कि बिजनेस रिस्क जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर चैनल पे वो वीडियो भी जरूर देख लेना। आपके बेसिक्स जो है वो उसमें कवर हो जाएंगे, जिसमें मैंने बिजनेस की डेफिनेशन और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। देखो बच्चों कि जो बिजनेस रिस्क है वो हर बिजनेस का पार्ट है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, मतलब हर बिजनेस, चाहे आप छोटा, चाहे आप बड़ा, चाहे आप मीडियम, जैसा भी आप बिजनेस करते हो उसमें आपका रिस्क तो है ही है। रिस्क क्यों होता है? रिस्क होता है अनसर्टेनिटीज की वजह से, क्योंकि हम मार्केट को स्टडी कर सकते हैं लेकिन मार्केट में आगे क्या होने वाला है उसको हम एकदम से पूरा जज नहीं कर सकते, सिर्फ हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो अनसर्टेनिटीज जो है वो हर बिजनेस लाइफ में आती रहती हैं। तो वो अनसर्टेनिटीज जो है उसके कॉजेज भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं। अब जैसे कोविड आया तो सबके बिजनेस जो है वो ठप हो गए, तो ये एक तरीके से नेचुरल कॉज ही हो गया ना, क्योंकि हम इसका बिल्कुल भी, उसकी प्रोडक्शन जो है उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी, वो हमने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि वो ऐसा कुछ आ सकता है। जैसे फ्लड्स आ जाते हैं या फिर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, तो ये सब नेचुरल कॉज में आता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी जो है उसकी वजह से ही ये रिस्क जो है वो आता है। साथ में जो डिग्री ऑफ रिस्क है, डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो किस पे डिपेंड करता है? आपके बिजनेस के नेचर या फिर साइज के ऊपर, ठीक है। तो नेचर में क्या आता है, जैसे कि आप सपोज करो आपका कुछ एक तरीके से मोबाइल का अगर हम बिजनेस करते हैं, तो मोबाइल में अगर मैं कहूँ कि आपके कुछ पुराने मोबाइल का स्टॉक था, मतलब जो 2G मतलब उसमें आता है अगर कनेक्शन, तो वो आपका एक तरीके से ऑब्सोलीट हो गया, मतलब वो जो मोबाइल है आपके जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो बिल्कुल बेकार हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। तो वो क्या हुआ कि उसका नेचर जो है ना, मतलब ट्रेंड में नहीं रहा वो चीज। तो वो नेचर डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का, किस नेचर का बिजनेस है, उसमें चीजें कितनी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती हैं। अगर उसमें बहुत जल्दी चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं तो आप स्टॉक को मत रखो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसके बाद साइज, अगर आपका बहुत बड़ा कुछ बिजनेस है तो उसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रॉफिट जो है वो क्या है? रिवॉर्ड है फॉर टेकिंग द रिस्क। अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको प्रॉफिट भी होता है। रिस्क का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि लॉस ही होगा, रिस्क से प्रॉफिट भी आता है और प्रॉफिट ही आता है। रिस्क लोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि प्रॉफिट आया या नहीं आया। अगर लॉस आया तो वो क्यों आया, उसके पीछे के अलग रीजंस भी हो सकते हैं, फिर आप उसको देखोगे तभी आप उसको अपने आप को करेक्ट कर पाओगे कि आपने कहाँ पे गलती की थी, ठीक है। तो हमारे
जो कॉज है रिस्क के वो क्या क्या हो जाते हैं, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज। कई बार क्या होता है आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे नहीं है, आपके जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं वो अच्छे नहीं है, उन्होंने कोई स्ट्राइक कर दी या फिर उन्होंने कोई वो डिसऑनेस्ट निकले, अपना काम जो है वो अच्छे से नहीं कर रहे थे, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीटिंग कर दी, डिसऑनेस्ट मतलब थे वो, और या फिर उन्होंने काम अपना अच्छे से नहीं किया, कुछ किसी गुस्से में आके कोई डिस्प्यूट हो गया आपका यूनियन से उनकी, तो वो सब चीजें जो है वो किस में आती है, ह्यूमन फैक्टर्स में आती है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है कि आपका जैसे कुछ मतलब इकोनॉमी में कुछ ऐसे चेंज आ गए, जैसे कि आपके कंपटीटर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छा आपसे मतलब आपके कंपैरिजन में बहुत अच्छा मार्केट में स्टैंड कर दिया, तो इकोनॉमी में क्या हुआ, आपका जो कंपटीटर था वो ज्यादा अच्छे से चला गया, आप जो है वो थोड़े से गड़बड़ा गए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक में आता है आपका, और या कुछ अदर फैक्टर्स में आता है, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, या फिर मैकेनिकल फैक्टर्स हो गए, या फिर आपका एक्सचेंज रेट, ठीक है। या जैसे मैं कहूँ कि अदर फैक्टर्स में थोड़ा सा ये भी आ गया, जैसे किसी आप रॉ मटेरियल है आपका, उसमें कोई चेंज आ गया, या फिर आपका कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, या आपकी कोई मशीन थी जो पेट्रोल को यूज कर रही थी, पेट्रोल आपको पता है बहुत महंगा हो गया, तो कुछ अदर कॉजेज भी हो सकती हैं जिनकी वजह से आप जो है आपका जो बिजनेस है वो प्रॉपर्ली चल नहीं पाया, या उसमें रिस्क जो है वो ज्यादा हो गया या कम हो गया। ओके देखते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन से फैक्टर्स जो हैं, बेसिक फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, कि हमने किस टाइप का बिजनेस जो है वो करना है, उसका सिलेक्शन हमने करना है। तो इसके लिए हमें देखना होता है एंटरप्रेन्योर को, कि एंटरप्रेन्योर जो है उसको किस मतलब किस प्रोडक्ट में उसको प्रॉफिट नजर आ रहा है, या उसको देखना होता है कि किस ऑब्जेक्ट की या किस प्रोडक्ट की उसको नॉलेज है, या टेक्निकल उसको पता है किस प्रोडक्ट का, और उसको जो प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में, या फिर उसकी फैक्ट्री लगानी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए उसको जो आसपास उसकी लोकेशन है, ठीक है, तो उस लोकेशन में वो चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। साथ ही साथ हमें देखना है कि जो वो बिजनेस है उसका साइज जो है वो क्या रहने वाला है, स्मॉल बिजनेस रहेगा, या फिर उसमें जो उसमें ध्यान रखना है कि ऑपरेशन जो है, जो एक ऑपरेशन साइकिल होती है, आप अकाउंट्स में भी आगे पढ़ोगे कि ऑपरेशन साइकिल होता है कि कैसे जो फर्स्ट स्टेज है रॉ मटेरियल से कैसे फिनिश्ड गुड्स तक जो ऑपरेशन है वो कैसे चलेगा, कितना लंबा होगा, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम हमें लगेगा, अगर ज्यादा टाइम लगने वाला है तो हमें ज्यादा स्टॉक जो है वो रखना पड़ता है, तो इसलिए उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि क्या साइज रहने वाला है, स्मॉल रहने वाला है, मीडियम रहने वाला है या लार्ज रहने वाला है, ठीक है। तो सेलेक्ट करना कि कौन सा प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं, फिर वो उसका स्केल कैसा रहेगा, स्केल ऑफ ऑपरेशंस कैसे रहेंगे, साथ ही साथ हमारी जो लोकेशन है, हमारे जो आसपास की बिजनेस एंटरप्राइज के आसपास की मार्केट है, वहां पे उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट हम उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर हमें उसके लिए पानी चाहिए तो आसपास वहां पे पानी की फैसिलिटी है या नहीं है, ज्यादा पानी चाहिए तो, या फिर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी देखना पड़ेगा, कहीं आप ऐसी जगह फैक्ट्री खोल लो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो रिमोट एरिया में, तो वहां पे आपकी मशीन ही नहीं चल पाएंगी, ठीक है, तो भी गड़बड़ हो जाएगा सारा, तो ये एक बड़ा सा लॉस हो जाएगा अगर आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है, हमारी कैपिटल। तो हमारी जो कैपिटल है वो कैसी रहने वाली है, उसके लिए जो फाइनेंसिंग है वो कहाँ से होगी, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज में आ गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी जो अभी हमने देखा था, ठीक है। फाइनेंसिंग देखो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ में फाइनेंसिंग जो है वो हमारी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी करंट एसेट्स को भी परचेज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो हमारा डे टू डे खर्चा है, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उनको भी मीट करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो उस जो वो प्रपोज करने वाला है बिजनेस, उसके लिए जो फाइनेंसिंग है वो कैसे होने वाली है वो भी उसको ध्यान में रखना है। ओके, साथ ही साथ अब एक जो इंडिविजुअल है वो अकेले सारा काम तो कर नहीं सकता, नो इंडिविजुअल कैन डू, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर जो है वो रखनी पड़ेगी अपने लिए, मैनेजर हो गया मैनेजिंग के लिए,
और साथ ही साथ लेबर के लिए, फैक्ट्री में या काम करने के लिए, और भी बहुत सारे सुपरवाइजर हो गया, बहुत सारे कॉम्पिटेंट फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि कमिटेड हो उसके काम की तरफ। तो उसके लिए उसको कॉम्पिटेंट फोर्स जो है वो मिले, वो भी उसको ध्यान रखना है, तो वो हायर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि जो सरकार है वो क्या कहती है, टैक्स तो हमें है देना ही देना है आपने, तो टैक्स प्लानिंग भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लॉज जो है वो देखने पड़ते हैं, जो कि एक सीए देखता है। आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो देखने वाले हो, तो अगर आप सीए करोगे तो आप टैक्स की चोरी भी करना सीख जाओगे। ओके, तो टैक्स जो है उसकी प्लानिंग जो है वो कैसे होती है, लॉज पढ़ के होती है, टैक्स लॉज को पढ़ा जाता है और फिर देखा जाता है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, जो यहाँ पे आपने सिलेक्शन की है, वो सिलेक्शन जो है उसमें जो टैक्स है वो देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता, कितना देना पड़ता है, कौन से डिपार्टमेंट में देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें जब हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं तभी हमें देखनी पड़ती है गाइस। तो मेरा ये आपको आज का सेशन जो है वो पूरा अगर समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल फिनिश होता है। इससे पहले वाली वीडियोस मैं आई होप आपने देख ली होंगी और मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज प्लीज जाकर देख लो। और पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे कवर हो गया है और अब हम जल्दी ही और वीडियोस भी लाएंगे सेकंड थर्ड चैप्टर की, सेकंड थर्ड ऑनवर्ड सारे चैप्टर्स की, और क्लास 11th और क्लास 12 दोनों ही जो सब्जेक्ट, दोनों ही क्लासेस हैं उनके सारे सब्जेक्ट्स जो है हम धीरे धीरे कवर करेंगे हमारे चैनल पर।